पिछली क्लास में हमने देखा कुषाण साम्राज्य की स्थापना किस तरह हुई और कनिष्क ने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। तीनों रेशम मार्गों पर उसने कब्जा किया, किस तरह से उसने जो है व्यापार वाणिज्य पर अधिकार किया। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद एक बड़े साम्राज्य का अभाव हो गया उत्तर भारत में चाहे दक्षिण भारत में, दोनों जगहों पर। ऐसी स्थिति में भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। हम जानते हैं कि अगर एकीकृत साम्राज्य जब भी नहीं रहा, वो किसी भी इतिहास के किसी भी काल में अगर कोई एकीकृत साम्राज्य, एकीकृत शक्ति या सशक्तशाली शासक नहीं हुआ है, तो उसका परिणाम ये होता है कि छोटे छोटे राजा सामंत इस तरह से छोटे छोटे राज्य बनाते हैं, एक देश के अंदर छोटे छोटे टापू की तरह बन जाते हैं। और वही स्थिति कुषाणों के बाद और गुप्तों के उदय के पूर्व की स्थिति में वही स्थिति थी। कम से कम 200 सालों तक ये स्थितियां बनी रहीं, उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में। उन राज्यों के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से राज्य बने हैं और उनका उन्मूलन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस समय जो स्थितियां थीं पूरे भारत में, भारत का मैप देख सकते हैं आप, पूरे भारत में दो तरह के राज्य थे और प्राचीन काल से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी के अनुरूप थे। पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र जो था सम्मिलित रूप से पूरे देश में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही थीं। कहीं राजतंत्र था, कहीं गणतंत्र था। राजतंत्र एक शक्तिशाली होने के बाद गणतंत्रों का अधिग्रहण करता था, लेकिन जैसे ही राजतंत्र कमजोर होता था गणतंत्र पुनः स्वतंत्र होते थे। सिकंदर के समय भी ये स्थिति थी, सिकंदर के बाद भी स्थिति थी, कुषाणों के बाद भी स्थिति थी, गुप्तों के पूर्व भी स्थिति थी। गुप्तों के बाद, गुप्तोत्तर काल के बाद सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो जाती है तो उस समय स्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन गुप्तों के पूर्व राजतंत्र और गणतंत्र दो तरह के राज्य थे, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। अब हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत में राजतंत्र जो व्यवस्था थी, एक तो राजतंत्र था और दूसरा गणतंत्र था। राजतंत्र में उत्तर भारत में देखते हैं कौन कौन से राज्य ऐसे थे उत्तर भारत में राजतंत्र के अंतर्गत। तो उत्तर भारत में जो स्थिति थी सबसे विशेष, या भारत में जो बड़े साम्राज्य बने हैं उनमें उत्तर भारत की स्थिति निर्णायक रही है। उत्तर भारत ने ही उत्तर भारत पर, दक्षिण भारत पर समग्र रूप से राज्य किया। दक्षिण भारत किसी शासक ने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन करने का प्रयास तो भले किया हो, लेकिन वो करने में सफल नहीं हुए हैं। लेकिन उत्तर भारत के शासकों ने उत्तर भारत में भी शासन किया, दक्षिण भारत पर भी शासन किया है और दक्षिण पश्चिमोत्तर के बाद भी काबुल, अफगानिस्तान आदि राज्यों पर भी उन्होंने शासन किया है। हम जानते हैं कि कुषाणों ने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के निर्माण किया था। तो यहाँ भी वही स्थिति होती है कि इस समय जो राजतंत्र थे, वो जो शक्तिशाली राजतंत्र थे लगभग उत्तर भारत में ही थे। उनमें पहला था नागवंश। नागवंश जो शक्तिशाली नागवंश था, दो इसके शाखाएं थी। एक तो ग्वालियर के पास पदम पवैया, ग्वालियर हमें लगता है कि यहाँ पर होगा, ये ग्वालियर का क्षेत्र, ग्वालियर से मथुरा तक ये क्षेत्र आप मान सकते हैं। ग्वालियर से मथुरा तक का क्षेत्र ये नागवंश का था। ग्वालियर का नागवंश भारस्यू नागवंश कहलाता था। ग्वालियर का नागवंश, ग्वालियर के पास जो था पदम पवैया स्थान है कि वर्तमान में, वो पद्मावती उस समय था, तो वहाँ पर भारस्यू नागवंश था, भारस्यू नागवंश। और यहाँ पर नागसेन शासन कर रहा था और यहाँ पर भवनाग था। ये दो शासक मथुरा में, मथुरा के शासक, ये दोनों शक्तिशाली थे। और हम जानते हैं कि इन दोनों इस शासक नागवंश का शासन काल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी इनमें वैवाहिक संबंध होता था। वाकाटकों से इनका वैवाहिक संबंध था भारस्यू नागवंश का। इस तरह से इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया हुआ था। एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना, इनका जो क्षेत्र था ये भी उपजाऊ क्षेत्र था और एक मध्य में होने की वजह से ये चारों तरफ से अपना उसका लाभ प्राप्त कर पाते थे। तो इस तरह से एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में ये लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रख सके। दूसरा था मौखरी। मौखरी या कोटा का, ये कोटा में था, ये राजवंश कोटा में था, ये इसी के बगल में ही था, ये कोटा राजवंश था। मौखरी, बड़वा या कोटा, इसको बड़वा भी कहा जाता था, बड़वा या कोटा का मौखरी राजवंश। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक बल नामक सेनापति यहाँ शासन करता था। उसके 3 पुत्र जो यज्ञ करते थे, उसी यज्ञ
को यज्ञ का विवरण जो पत्थरों पर खुदवाया गया है उसी के बारे में, उसी से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये लगभग वही 200 से 300 के बीच में उन लोगों ने शासन किया था वहाँ पर। अगला राजवंश है मगराज वंश। मगराज या रीवा, रीवा मतलब बघेल खंड। बघेल खंड हम जानते हैं कि ये भी इलाहाबाद के दक्षिण में है, तो इलाहाबाद के दक्षिण का क्षेत्र ये बघेल खंड है। यहाँ पर इनका शासन था रीवा बघेल खंड में, मगराज वंश का शासन बघेल खंड में था। और काफ़ी समय तक ये लोग जो है कौशाम्बी पर भी इन लोगों ने आक्रमण किया। कौशाम्बी और लगभग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, कौशाम्बी या थोड़ा आगे का क्षेत्र भी इन लोगों ने काफ़ी समय तक अपने कब्जे में रखा। इसके बाद समतट, जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कुछ राज्य जो उसके सीमावर्ती राज्य मिलते हैं, उन सबका अस्तित्व था। उनके बारे में विशेष जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उनका अस्तित्व था। जैसे समतट पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, ये समतट जो है पूर्वी बंगाल में था, यहाँ मान सकते हैं। समतट, डवाक, यहाँ नौगांव का क्षेत्र था, डवाक, और कामरूप मध्य जो है मध्य असम। समतट, डवाक और कामरूप, ये तीन जो है वो सीमावर्ती राज्य थे उस समय जो है राजतंत्र के अंतर्गत। ये उत्तर भारत के लगभग, इन लोगों ने उत्तर भारत में लगभग स्थितियां अपनी कंट्रोल कर ली थी, या इन लोगों का शासन सशक्त रूप से चल रहा था। इसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की देखें तो दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में 12 राज्यों के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। उन्मूलन क्या, वहाँ उनकी जो नीति थी समुद्रगुप्त की, उसी के अनुसार उसने जो है वहाँ के शासकों के साथ व्यवहार किया। और उन 12 शासकों का जिनका नाम मिलता है वो हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, 12 शासक हैं। कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कौशल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, एरणपल्ल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, बेंगी का हस्तिवर्धन बर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुशस्थल का धनंजय। इनका विवरण जो है वहाँ प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है समुद्रगुप्त के। और हम जानते हैं कि विष्णुगोप जो कांची का शासक था, विष्णुगोप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें कुछ शासक जैसे कुशस्थल का धनंजय, कांची का विष्णुगोप, ये बार बार पूछे गए, इसको याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत, इनके बारे में, इनका क्षेत्र कहाँ था, इनकी स्थिति कहाँ कहाँ थी, ये हम जब समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर किया जाएगा। अभी तो इन राज्यों का अस्तित्व निश्चित तौर पे समुद्रगुप्त के समय में अगर था तो उसके पहले इसने उन्मूलन किया था, यानी समुद्रगुप्त के पहले इन राज्यों का अस्तित्व बना हुआ था। जो दक्षिण भारत के राज्य सशक्त राज्य थे उसमें वाकाटक राज्य, इसका बरार या वत्सगुल्म में था केंद्र। इसका बिंदशक्ति ने वाकाटक राज्य की स्थापना की थी। वाकाटकों का संबंध भारत से नागवंश था। इन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के पास ही थे। ये इनका क्षेत्र लगभग ये था वाकाटक का, बरार का जो क्षेत्र था वही था इनका, और नागवंश के साथ इनके संबंध थे। इससे इन दोनों शासक सीमावर्ती थे और आसपास में अपनी शक्ति इन लोगों ने सुदृढ़ कर ली थी। वाकाटक के जो रुद्रसेन तृतीय था उससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपनी पुत्री का विवाह किया था। इससे लगता है कि वाकाटक शक्त चंद्रगुप्त काल में भी अपनी शक्ति बनाए हुए थे। विष्णु बिंदशक्ति ने इसकी स्थापना की थी। ये आगे जब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो वाकाटक राज्य का अलग से अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा अगला जो शासक था पल्लव एक कांची के आसपास थे, कांची के पल्लव, इनका मद्रास या कांची के आसपास का क्षेत्र था इनका, पल्लव राजवंश का। इसका उल्लेख भी ये संभवतः पहले स्वतंत्र नहीं थे, बाद में इन्होंने अपनी अस्तित्व, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो ये अपने आप को स्वतंत्र करते हैं और धीरे धीरे सशक्त रूप अपनाते हैं। आभीर एक कलचुरी का चेद वंश है। इसने चेद वंश की स्थापना की थी। हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने चेद वंश के, ईश्वर सेन नामक व्यक्ति ने चेद वंश की स्थापना की थी। इक्ष्वाकु, ये सातवाहनों के बाद कृष्णा गोदावरी बेसिन में यहाँ इक्ष्वाकुओं का शासन था। इन्होंने बौद्ध धर्म, अमरावती स्तूप हम जानते हैं, बौद्ध धर्म का पोषण किया था इन्होंने, अमरावती स्तूप की स्थापना की थी। तो इक्ष्वाकु वंश यहाँ लंबे समय तक शासन कर रहे थे।
इसके बाद चटुसातकर्णी वंश। चटुसातकर्णी वंश संभवतः ये भी सातकर्णी कुछ शासन इसे सातवाहन शासक का ही एक अंश मानते हैं या उसकी एक शाखा ही मानते हैं। तो इसका भी स्थान जो है चटुसातकर्ण वंश का, सातकर्णी वंश, इसका भी महाराष्ट्र में स्थान था। अगर हम गणतंत्र की बात करें, अभी तो हो गई राजतंत्र। राजतंत्र में उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों की स्थितियां हो गई। उत्तर भारत में नागवंश, मौखरी वंश, मगराज, समतट, डवाक, कामरूप ये थे, और दक्षिण भारत में वाकाटक, पल्लव, आभीर, इक्ष्वाक और चटुसातकर्णी वंश थे। ये राजतंत्र की स्थिति थी। अब हम देखते हैं गणतंत्र। गणतंत्रों में जो प्रमुख गणतंत्र हैं वो मालव, यौधेय, अर्जुनायन, कुडिंद, शिवी, लिच्छवी, आभीर, मद्रक, प्रार्जुन, सनकानी, काक और खरपरिक, इतने गणतंत्र उसमें विद्यमान थे। अब एक एक कर हम देखते हैं। गणतंत्र में मालव, ये पूर्वी राजपूताना का क्षेत्र था इनका। मालव जो है गणतंत्र के रूप में पूर्वी राजपूताना, मतलब ये नागवंश और मौखरी के ये पास में ही थे ये मालव। इनको आयुधजीवी संघ कहा है पाणिनि ने, और इनकी ये सिकंदर के आक्रमण का प्रतिरोध करने वाले शासकों में भी ये थे। इसके बाद यौधेय, इनका स्थान दक्षिणी पंजाब और ऊपरी राजस्थान, यानी इनकी स्थिति यहाँ होती है कहीं। यौधेय, इनके बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं यौधेयों के, ये कार्तिकेय के उपासक थे। इसके बाद अर्जुनायन, ये आगरा और जयपुर का क्षेत्र था इनका, आगरा और जयपुर, अर्जुनायन। अर्जुनायन के बाद कुडिंद, यमुना और सतलज, यानी इस बीच का जो क्षेत्र था ये था कुडिंद का। सिकंदर के आक्रमण समय भी इसका उल्लेख किया गया है। शिवी झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र था। झेलम और चिनाब के बीच में यहाँ शिवी थे। यहाँ पर इन लोगों ने सिकंदर का भी प्रतिरोध किया था शिवी ने। उसके बाद लिच्छवी, ये उत्तरी बिहार की स्थिति थी, उत्तरी बिहार में थे ये। लिच्छवी हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त लिच्छव दोहित्र अपने आप को कहता था, और गौतम बुद्ध के समय भी लिच्छव शासक थे, और लिच्छव दोहित्र कहते हुए समुद्रगुप्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसका मतलब है कि गणतंत्र के रूप में इनकी उपस्थिति बनी हुई थी। यहाँ लिच्छवी थे। इसके बाद लिच्छव के बाद आभीर, ये ऊपरी महाराष्ट्र में इनकी स्थिति थी। ऊपरी महाराष्ट्र मतलब यहाँ थे आभीर। मद्रक यानी रावी तथा चिनाव के बीच में, रावी और चिनाब के बीच में यहाँ शिव थे, शिव के नीचे मद्रक थे, ये थे मद्रक। इसके बाद प्रार्जुन मध्य प्रदेश की स्थिति थी इनकी, ये मध्य प्रदेश में कहीं थे यहाँ पे प्रार्जुन। इसके बाद सनकानीक, ये भिलसा में क्षेत्र था इनका, भिलसा ये है सनकानीक। इसके बाद काक, ये सांची में थे, सांची का क्षेत्र था, और खरपरिक दमोह, ये भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इस तरह से इतने सारे गणराज्य थे, यानी मालव, यौधेय, अर्जुनायन, कुडिंद, शिवी, लिच्छवी, आभीर, मद्रक, प्रार्जुन, सनकानीक, काक और खरपरिक, इतने गणराज्य थे उस समय अस्तित्व में। चूँकि ये बिखरे हुए थे और कुषाणों के बाद एकता का अभाव था, ये आपस में लड़ते रहते थे, आपस में अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए लड़ते रहते थे, विवाह संबंध करते थे, आगे विवाह संबंध के बाद दूसरे से लड़ते थे, और जब उसकी विजय करने के बाद जब अपना सशक्त होते थे तो आपस में भी लड़ते थे। इससे एक दूसरे की शक्ति छीड़ कर रहे थे। और इसका फ़ायदा गुप्त साम्राज्य के शासकों ने जैसे उदित होते हुए शक्ति जैसे जैसे प्राप्त करते गए, इन लोगों को गुप्त शासकों ने उन्मूलित किया। विशेषकर समुद्रगुप्त ने लगभग दक्षिण भारत, उत्तर भारत के समस्त राज्यों का उन्मूलन करके एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, और एक बार पुनः जो सत्ता का केंद्र मगध से हट करके या पाटलिपुत्र से हट करके दक्षिण में सातवाहन राज्यों में आ गया था, वो पुनः पाटलिपुत्र को प्राप्त हो गया। और तब तक ये सशक्त बने रहे जब तक कि पुनः शक्ति का केंद्र उज्जैन में कन्नौज में स्थानांतरित नहीं होता है। उसके बाद शक्ति का केंद्र जैसे जैसे हमारी तकनीक या मध्यकाल में तकनीक और तुर्कों का आक्रमण होता है, उसके बाद शक्ति का विकेंद्रीकरण पुनः होता है। लेकिन तब तक की स्थिति एक विशाल साम्राज्य की नींव के रूप में इन शासकों को उन्मूलित करने के बाद जो गुप्त थे उन्होंने
एक विशाल साम्राज्य पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। अगला क्लास हमारा जो होगा वो गुप्त साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर के अंत तक समस्त जो भी संबंधित चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने सब्सक्राइब अब तक ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।